हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को बहुत ही सिंपल वे में समझने वाले हैं। यानी आज के इस वीडियो में व्हीटस्टोन सेतु क्या है, इसकी रचना कैसे करते हैं, इसका सूत्र का निगमन क्या होता है, सारी चीज़ों को अपन आज के इस वीडियो में बहुत ही ईजिली समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि व्हीटस्टोन सेतु है क्या। और आपको एक चीज़ बता दें दोस्तों कि व्हीटस्टोन सेतु ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इसके बाद जो मीटर सेतु है वो भी पूरी तरह इसी पर डिपेंड है। इसलिए ये टॉपिक आप अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है। तो व्हीटस्टोन, ध्यान देना, व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए एक ऐसा परिपथ बनाया है ना, एक ऐसा परिपथ बनाया जिसकी मदद से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। उसी को कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु। यानी एक ऐसा सेतु या एक ऐसा परिपथ जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है, वो कहलाता है यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु। अब इसका निर्माण कैसे करते हैं, यानी इसकी रचना, लिखना क्या है, सारी चीज़ों को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आप अपनी कॉपी में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इतना लंबा हम लिखेंगे नहीं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, यहाँ से अब देखिए इसमें इसका निर्माण करते कैसे हैं दोस्तों कि इसमें 4 प्रतिरोध, यानी इस जो ब्रिज का निर्माण करने के लिए, इस सेतु का निर्माण करने के लिए 4 प्रतिरोध PQR तथा S, PQR तथा S को जोड़कर, 4 प्रतिरोध को जोड़ करके एक चतुर्भुज बनाया जाता है। आप देख रहे होंगे एक क्या है, जोड़ करके एक चतुर्भुज बना दिया गया है, ठीक है ना, जिसमें 3 का मान तो पता होता है और चौथा वाला अज्ञात होता है। ये PQR का मान पता है और ये अज्ञात प्रतिरोध है, इसी का मान ज्ञात करना है और इस सेतु की मदद से हम यही पता करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए रचना कैसे लिखेंगे कि माना 4 प्रतिरोध PQR तथा S को बिंदु A, B, C तथा D के बीच में क्या है, जोड़ा गया है, ठीक है ना। A, B, यहाँ से A, B, C तथा D, इनके बीच में क्या है, 4 प्रतिरोध PQR तथा S को जोड़ा गया है। ठीक, फिर यहाँ से लिखेंगे कि बिंदु A व C के बीच में एक सेल को कुंजी K1 के द्वारा जोड़ दिया जाता है तथा बिंदु B व D के बीच में एक धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर को कुंजी K2 के द्वारा जोड़ दिया जाता है। फिर से सुन लीजिए क्या बोला कि बिंदु A व C के बीच में एक सेल को कुंजी K1 द्वारा जोड़ देते हैं, जबकि बिंदु B व D के बीच में एक धारामापी या गैल्वेनोमीटर G को कुंजी K2 के द्वारा जोड़ देते हैं। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ से हम इसकी स्थिति कैसे पता करते हैं कि ये संतुलन में है या फिर संतुलन में नहीं है। ध्यान देना दोस्तों, इसमें क्या होता है, जब कुंजी K1 को दबाते हैं तो सेल से इसमें धारा I प्रवाहित होने लगती है और यही धारा बिंदु A पर आकर 2 भागों में बंट जाती है, यानी I1 I2। इधर वाले में धारा I1 बह रही है और इधर वाले में धारा I2 बह रही है, ठीक है ना, यहाँ से I2 बह रही, और इसमें प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाता है कि G के मान में कोई भी विक्षेप ना हो। यानी G क्या है, गैल्वेनोमीटर, जिसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखे होते हैं, ठीक है ना, नंबर्स, उसमें देखे होंगे कि कुंजी इधर उधर ऐसे घूमती है। वही मान लेते हैं कि G के मान में जब कोई विक्षेप नहीं होता, कुंजी एकदम सीधे होती है सुई, तब मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा संतुलन में है, ठीक है ना। तब मान लेते हैं कि जो ये ब्रिज है, ये सेतु है, संतुलन की अवस्था में है। समझ में आ गया कि हमने क्या बताया, संतुलन की स्थिति कब मानेंगे कि जब क्या है, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे और प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाता है कि G के मान में कोई भी विक्षेप न उत्पन्न हो, तब माना जाता है कि ये जो सेतु है वो संतुलन की स्थिति में है। अब चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि, ठीक ना, ये तो रचना हो गया, ठीक। अब इसके सूत्र का निगमन, यानी यहाँ से इसका सूत्र कैसे हम प्राप्त करेंगे, ठीक। तो सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे, तो सूत्र के लिए क्या लगाएंगे, किरचॉफ का नियम। तो लिखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से ध्यानपूर्वक समझिएगा, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ठीक ना, द्वितीय नियम से
किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो दो बंद पास दिखाई पड़ रहे हैं फ्रेंड्स। आपको एक बंद पास अगर हम देखें, ये वाला एक बंद पास, ये दो बंद पास दिखाई पड़ रहे हैं। और दो बंद पास में किरचॉफ का दूसरा नियम क्या था कि किसी परिपथ के बंद पास में, ठीक ना, बंद पास से बहने वाली धारा, ठीक ना, बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस सेल में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, इसको नहीं, इसमें फिगर थोड़ा बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगने लगेगा, ऐसे थोड़ा ठीक दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान देना दोस्तों, क्या हो जाएगा, किरचॉफ के द्वितीय नियम से जब लिखेंगे तो I1 इंटू, अब क्या लिखेंगे भाई, I1 है, इस वाले का प्रतिरोध क्या है P, और यहाँ से माइनस क्या लिखेंगे I2 इंटू R। अब देखिए क्यों लिखा, देखिए यहाँ से दोस्तों ये धारा जा रही, ठीक है, लेकिन अगर हम मान लेते हैं इसमें धारा आएगी तो धारा की दिशा देखिए क्या है, डायरेक्शन देखिए, यहाँ से धारा ये गई है, लेकिन अगर हम मान लेते हैं इसमें धारा बहेगी, ये फिर से इसी पर आएंगे, तो लेकिन क्या है, इसकी दिशा क्या है भाई, इसकी दिशा तो अपोजिट है, ये इधर जा रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगेगा, बराबर इसमें क्या है, कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं है, तो 0 लिख देंगे, या इसको लिखेंगे फ्रेंड्स कितना, I1, ठीक है ना, I1P माइनस, सॉरी इसको माइनस से उधर बराबर कर दोगे तो हो जाएगा I2R, ठीक है ना, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे कि यहाँ से, ठीक है ना, ये बंद पास 1 हो गया, ठीक, यहाँ से किरचॉफ के नियम से इसमें हो गया। अब लिखेंगे किसमें कि, रुको एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए किसमें लिख रहे हैं, ABDA में, ठीक, समझने के लिए। और इसी तरह अब आ जाएंगे दूसरे वाले में, किसमें आएंगे कि BCDB में, BCDB में, इसमें आएंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना, ABDA में, ये इसमें हो गया, बंद पास ये 1 था। और अब देखिए इसमें भी अगर हम डायरेक्शन देखेंगे, ये इधर ऐसे आना चाहिए तब तो प्लस होता, लेकिन इधर देखिए, इधर भी धारा की दिशा विपरीत है, तो इसमें भी सेम प्रोसेस लगेगा दोस्तों। इसमें क्या लिखेंगे कि I1 इंटू, देखिए इसमें I1 इंटू Q माइनस, इसमें I2 है और इंटू क्या है S, और यहाँ से बराबर क्या, विद्युत वाहक बल कुछ भी नहीं है, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं कि I1 क्यों बराबर, ये माइनस था उधर, अब I2S, ये क्वेश्चन नंबर 2। जिनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि माइनस ये कहाँ से लग रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है किरचॉफ का नियम, पहले आप किरचॉफ का नियम समझ लीजिए, तभी ये चीज़ समझ में आएगा कि ये कहाँ से आया, क्योंकि किरचॉफ का नियम ये कहता है, उसको आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस इसीलिए लगाया क्योंकि ये दिशा ऐसा था और इस तीर की दिशा इधर ना होकर इधर होती तो यहाँ पर हम प्लस लिख देते, ठीक ना। और यहाँ पर कोई विद्युत वाहक बल लगा होता है इसकी तरह से यहाँ पर, तो यहाँ पर ई लिख देते, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक ना, ध्यान से समझना, लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 है क्या, इधर समझ लेते हैं। यहाँ से समीकरण 1 है I1P बराबर I2R, और यहाँ पे अनुपात, ठीक है ना, दोनों को भाग लगा देते हैं, ठीक। समीकरण 1 भागे 2 भाग लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा इधर वाला I1 क्या हो जाएगा क्यों, और इधर का हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से I2S हो जाएगा। कुछ चीज़ कट रहा है जी, बिल्कुल, I2 से I2, I1 से I2, यहाँ सॉरी I1 से I1, तो यहाँ पर कुछ नया निकला, क्या निकला कि P अपान Q बराबर R अपान S। यही क्या होता है फ्रेंड्स, यही होता है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु के लिए सूत्र का निगमन हो जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत
क्या होता है? तो व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है? किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ये सिद्धांत 1 नंबर में अगर आ गया कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है, तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत ये लिखना है कि किसी परिपथ में लगे प्रतिरोधों के दो संगत भुजाओं का अनुपात, यानी प्रतिरोधों के दो संगत भुजाओं का अनुपात, संगत का मतलब एक ही तल में हो, संगत भुजाओं का अनुपात अन्य दो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। यही क्या होता है? व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत हो जाता है और ये आपका फार्मूला हो जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा व्हीटस्टोन सेतु का कॉन्सेप्ट। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो आपका एक प्यारा सा लाइक चाहिए और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। आप पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।